everyone, this is Monica Dua, your geography faculty. Welcome to Safalbaaz. So I hope everyone is doing totally fine. Clear? So guys, आज की क्लास में हम लोग जो है अपना 5th चैप्टर कवर करने वाले हैं. चैप्टर का नाम है लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर. क्लियर? इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं लैंड के अलग अलग तरीके से क्या क्या यूजेस होते हैं. साथ साथ हम लोग बात करने वाले हैं लैंड की कि लैंड किस तरीके से हमारे लिए एक रिसोर्स है. ठीक है, हम लैंड से किस किस तरीके से हम यूटिलाइजेशन ले सकते हैं, प्लस लैंड के ऊपर जो सबसे मेजर काम होता है एग्रीकल्चर का, हम उसको भी इन डेप्थ पढ़ेंगे. क्लियर? सो आई होप ये चैप्टर्स जो हैं आपके बहुत अच्छे से क्लियर भी हो रहे होंगे. जितने भी अभी तक हम लोगों ने चैप्टर कवर किए हैं, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ और कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों ने मुझसे पूछा हुआ होता है तो मैं उनको कमेंट्स में रिप्लाई भी करती हूँ. तो आप लोग जरा देखा करो उन कमेंट्स को. ठीक है, और इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स हो तो वो डाउट्स भी आप लोग जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हम लोग एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं कि आज हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं. तो हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन की. ठीक है, जिसमें लैंड के हम यूजेस की बात करने वाले हैं. फिर लैंड यूजेस कितने टाइप्स के होते हैं उसकी बात करेंगे. फिर हमारे इंडिया में लैंड यूजेस के पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आया है. ठीक है, कुछ स्टैटिक डेटा उसको हम लोग बात करेंगे. फिर हम बात करेंगे क्रॉपिंग सीजन्स के बारे में, जो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है. राबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्लियर? सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज लैंड यूज. लैंड यूज होता क्या है. तो देखो गाइस, सम लैंड इज ऑक्यूपाइड बाय रिवर्स, सम मे हैव ट्रीज एंड सम पार्ट्स रोड्स एंड बिल्डिंग्स हैव बीन बिल्ट. देखो आपको भी पता है हमारे इंडिया का जो टोटल एरिया है, ठीक है, वो कितना है. आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, हम लोगों ने क्लास में बहुत बार डिस्कस किया है. तो हमारी जो इंडिया की जो टोटल लैंड एरिया है, अगर मैं उसकी बात करूं तो उस लैंड पे किसी पे रिवर्स बनी हुई है, किसी पे ट्रीज है, कहीं पर रोड्स है, कहीं पर बिल्डिंग्स है. क्लियर? ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड्स आर सूटेड टू डिफरेंट यूजेस. ह्यूमन बीइंग थर्स यूज लैंड एज अ रिसोर्स फॉर प्रोडक्शन एज वेल एज रेजिडेंस एंड रिक्रिएशन. तो ह्यूमन बीइंग जो होता है वो लैंड को एक रिसोर्स की तरीके से भी यूज करता है, रेजिडेंस की तरीके से भी यूज करता है, घर बनाता है, रहता है उसके ऊपर, या रिक्रिएशन, या उस कई बार क्या होता है हम लोग लैंड के ऊपर कुछ नया भी क्रिएट करते हैं, या कोई चीज ऑलरेडी अगर पहले से होती है तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, उसको तोड़कर कुछ और नया बना देते हैं, तो रिक्रिएशन भी करते हैं. तो द बिल्डिंग ऑफ योर स्कूल, रोड्स ऑन विच यू ट्रेवल, पार्क्स इन विच यू प्ले, फील्ड्स इन विच योर क्रॉप्स आर ग्रोन एंड द पेस्चर्स वेयर एनिमल्स ग्रेज रिप्रेजेंट डिफरेंट यूजेस टू विच लैंड इज पुट. मतलब जिस जगह पर आप रहते हो, जिन रोड पे आप चलते हो, जहां पे आपकी बिल्डिंग्स बनी हुई है, जिन पार्क्स में आप लोग खेलते हो, या जहां पर एग्रीकल्चर होती है, ये सारे के सारे क्या है, लैंड के यूजेस हैं. ठीक है, तो लैंड यूज समझ आया कि लैंड को हम जिन जिन चीजों के लिए यूज करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, लैंड यूजेस कहलाते हैं. क्लियर? तो अब हम बात करने वाले हैं कि लैंड यूजेस होते कौन कौन से हैं. तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, सबसे मेजर इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए, कि हमारे इंडिया में लैंड यूज को रिकॉर्ड कौन रखता है. लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट रखता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में कि इंडिया में लैंड यूज रिकॉर्ड को मेंटेन कौन रखता है. तो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट रखता है. क्लियर? The land use categories add up to reporting area which is somewhat different from the geographical area. तो कह रहे हैं जो लैंड यूज कैटेगरीज होती हैं वो क्या होती हैं, रिपोर्टिंग एरियाज होती हैं, जो आपके ज्योग्राफिकल एरिया से अलग होती हैं. क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना कि पूरे ज्योग्राफिकल एरिया पे ही लैंड का यूज हो रहा हो. इट इज नॉट मैंडेटरी. तो वो जो एरिया रिपोर्टिंग एरिया होता है वो ज्योग्राफिकल एरिया से अलग होता है. द सर्वे ऑफ इंडिया is responsible for measuring geographical area of administrative units in India. तो हमारे geographical area को कौन उसका सर्वे करता है, मतलब कौन उसका रिकॉर्ड रखता है. ठीक है, तो वो रखता है द सर्वे ऑफ इंडिया. क्लियर? लेकिन लैंड यूज रिकॉर्ड कौन रखता है, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट. द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सेप्ट्स आर दैट while the former changes somewhat depending on the estimates of the land revenue records, the latter does not change and stays fixed as per surveys of India मेजरमेंट्स. कह रहा है कि बात ये है कि जो आप लोगों ने इसकी बात करी है, किसकी, लैंड यूज रिकॉर्ड की बात करी है. क्लियर? तो ये जो है, ये जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके अंदर मेजर चेंजेस क्या है कि जो लैंड रेवेन्यू जो रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, ये कई बार क्या होते हैं, एस्टिमेटेड होते हैं. क्या होते हैं ये, एस्टिमेटेड होते हैं. क्लियर? जबकि जो दूसरे वाला होता है वो जो होता है, जो भी हमारा सर्वे ऑफ इंडिया मेजर करता है उसके ऊपर होता है, तो वो चेंज नहीं होता. ज्योग्राफिकल एरिया, आप एक बात बताओ, इंडिया का चेंज हो सकता है क्या? जो इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया वो चेंज नहीं हो सकता. लेकिन जो अगर आप लैंड
लैंड यूज करोगे वो चेंज हो सकता है। क्यों चेंज हो सकता है? हो सकता है कुछ एरिया जिसके ऊपर पहले शायद फॉरेस्ट थे, हो सकता है आज उसके ऊपर फॉरेस्ट को काट कर जो है कुछ बना दिया गया हो, तो जो फॉरेस्ट कवर एरिया था उसमें तो चेंज आ गया ना। तो लैंड यूज जो होता है एरिया वो चेंज हो सकता है, ठीक है, किसी भी कैटेगरी का अलग अलग। लेकिन जो आपका ज्योग्राफिकल एरिया है, जो एरिया आपके पास ऑलरेडी जितनी जमीन अवेलेबल है उसमें चेंजेस नहीं आते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारे इंडिया में लैंड यूज कौन कौन सी फॉर्म में होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फॉरेस्ट की। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द एरिया अंडर एक्चुअल फॉरेस्ट कवर इज डिफरेंट फ्रॉम एरिया क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट। हाँ, एक चीज आप ये ध्यान में रखना, एक्चुअल में हमारे इंडिया में, ठीक है, इंडिया में क्या, वैसे भी अगर आप ध्यान रखना, जो एक्चुअल फॉरेस्ट कवर एरिया होता है वो अलग होता है एरिया क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट। जो एरिया फॉरेस्ट क्लासिफाई कर दिया गया है, भाई बोल दिया गया कि एरिया फॉरेस्ट है, और जो फॉरेस्ट कवर के अंदर एरिया आता है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। द लेटर इज द एरिया विच द गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड एंड डिमार्केटेड फॉर फॉरेस्ट ग्रोथ। ये जो बाद वाला जो एरिया होता है ना, जो बाद वाला एरिया कौन सा, जो एरिया एज अ फॉरेस्ट क्लासिफाइड करती है, हमारी गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि ये फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट कवर एरिया नहीं, दिस इज फॉरेस्ट एरिया। वो क्या है? फॉरेस्ट कवर एरिया। तो कह रहे हैं जो फॉरेस्ट एरिया होता है ना, वो एरिया होता है जिसपे फॉरेस्ट ग्रोथ हो सकती है। हो सकता है ना कि उसमें अभी फॉरेस्ट नहीं हो रही, लेकिन हो सकता है बाद में उसमें फॉरेस्ट ग्रोथ हो सकती है। द लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स आर कंसिस्टेंट विद द लेटर डेफिनेशन। Thus, there may be an increase in this category without an increase in the actual forest cover area. तो भाई देखो, जो लैंड है उस पे फॉरेस्ट की ग्रोथ हो सकती है, ठीक है, तो फॉरेस्ट जो आपका वो एरिया होता है वो बढ़ भी सकता है। क्लियर? समझ आ रही है बात? क्लियर? यहां तक समझ आ गया आपको? आगे नेक्स्ट होता है, यानी कुछ हमारी लैंड का ऐसा पोर्शन होता है जिसके ऊपर क्या होता है? फॉरेस्ट होता है, ठीक है। दूसरा होता है बैरन एंड वेस्ट लैंड। बैरन होता है बंजर, ठीक है। द लैंड विच मे बी क्लासिफाइड एज वेस्ट लैंड सच एज बैरन, हिली टेरेन्स, डेजर्ट लैंड, रेवाइंस एटसेट्रा नॉर्मली कैन नॉट बी ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन विद द अवेलेबल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बैरन लैंड कौन सी लैंड होती है? ये वो लैंड होती है जो या तो बहुत हिली है, जिसपे कल्टिवेशन नहीं हो सकती, डेजर्ट है, हो ही नहीं सकती है कल्टिवेशन, मतलब जो अभी आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उस टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप वहां पे कल्टिवेशन नहीं कर सकते हो ही नहीं सकती है। चाहे आप कितने ही आप नए लैंड वो यूज कर लो, टेक्नोलॉजी मेथड्स यूज कर लो, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन मेथड यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो, आप उस पर कल्टिवेशन हो ही नहीं सकती है। तो वो आपका क्या कहलाएगा? बैरन या वेस्ट लैंड। क्लियर? नेक्स्ट आता है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। लैंड अंडर सेटलमेंट्स, ठीक है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, या रूरल अर्बन सेटलमेंट हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, शॉप्स हो गया, इनको हम इस कैटेगरी में रखते हैं जो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस है, मतलब जिसपे एग्रीकल्चर के अलावा बाकी काम हो रहे हैं, ठीक है। एन एक्सपेंशन इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज वो लीड टू एन इंक्रीज इन द कैटेगरी ऑफ लैंड यूज। हाँ, सीधी सी बात है, जितनी इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी उतना ये लैंड यूज की कैटेगरी भी बढ़ जाएगी। कौन सी? नॉन एग्रीकल्चरल एरिया लैंड का बढ़ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, area under permanent pastures and grazing lands. Most of this type land is owned by village पंचायत। एक तो ये ध्यान रखना, ये वो एरिया होता है जिसकी जो परमानेंट फिक्स होता है ग्रेजिंग के लिए। अब देखो भाई, जैसे हमें खाना चाहिए ऐसे पशुओं को भी तो खाना चाहिए ना। तो अब ऐसा तो नहीं है कि आज जब पशु की जमीन पे हम लोगों ने आज उनको इन जमीन, ये पेस्च्योर लैंड है, मतलब वो आज आके इसके ऊपर वो अपना ग्रेजिंग कर रहे हैं, कल को हमें नीड पड़ी, हमने क्या किया? उठा के इसमें कुछ बना दिया, तो ये तो गलत हो गया ना। तो कह रहा है इस तरीके की जो लैंड होती है ना, ये विलेज पंचायत के पास होती है या गवर्नमेंट के पास होती है। Only a small proportion of this land is privately owned. The land owned by the village panchayat comes under कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, और इसको क्या बोला जाता है? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स बोला जाता है ऐसी लैंड को जो आपके पेस्च्योर्स या ग्रेजिंग लैंड होती है, जो पंचायत के अंडर होती है, इसे कॉमन प्रॉपर्टी, क्योंकि ये सभी के लिए है, क्योंकि पशु तो सभी के पास होते हैं विलेजेस में, जिनके भी पास होते हैं। अब बेचारे पशुओं को कहां पर चराएंगे? तो वो इसी लैंड में ही चराते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉमन बोलते हैं, क्योंकि वो सभी के लिए है। क्लियर? फिर आता है एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रूव्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया। अब देखो, नेट सोन एरिया क्या होता है वो तो हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले समझो। आप लोगों ने देखा होगा जो आपके ऑर्चार्ड्स होते हैं, मतलब आपके बागान होते हैं, ठीक है, फ्रूट्स वगैरह के जो ट्रीज होते हैं ये इसमें आते हैं, और ये भी प्राइवेटली होते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोगों के वो होते हैं बगीचा वगैरह होता है वो प्राइवेट होता है। क्लियर? तो इस तरीके की जो लैंड होती है इसको मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। नेक्स्ट होता है कल्चरेबल वेस्टलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है कल्चरेबल वेस्टलैंड।
any land which is left fallow यानी uncultivated for more than 5 years is included in this category. It can be brought under cultivation after improving it through reclamation practices. मतलब कोई भी जो लैंड है, ठीक है, मान लो मेरे पास एक लैंड है, उसके ऊपर 5 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और अभी तक उसके ऊपर कल्टीवेशन नहीं हो रही है, तो ऐसी लैंड को क्या बोलेंगे? कल्चरेबल वेस्ट लैंड। मतलब वेस्ट पड़ी हुई है, अभी उसके ऊपर कल्टीवेशन नहीं हो रही है, लेकिन हो सकती है। ऐसा नहीं है हो नहीं रही है तो इसका मतलब यह कि वो लैंड बैरन है, बैरन होती तो वो बैरन के अंडर आ जाती, हो सकती है उसके ऊपर कल्टीवेशन, बट फिलहाल 5 साल से ज्यादा टाइम हो गया है और अभी तक उसके ऊपर कल्टीवेशन नहीं हो रही है। हाँ, बट बाद में हो सकती है, ठीक है। वो कैसे हो सकती है भाई? या तो आप उसको मेरे से किसी और ने खरीद लिया, उसको रिक्लेम कर लिया, किसी और ने खरीद लिया, ठीक है, तो उसने बाद में, जैसे मेरे पास मान लो एक प्लॉट पड़ा हुआ था, क्लियर, मैंने सोचा कि जब उसके रेट बढ़ेंगे ना तो मैं उसको बेच दूंगी। अब वो प्लॉट को पड़े 5 साल से ऊपर हो गया और वो जो प्लॉट है वो फर्टाइल है, ठीक है, तो अभी वो 5 साल से ज्यादा हो गया, उसके ऊपर मैंने तो खेती नहीं करी, लेकिन हो सकता है 5 साल के बाद जब मैंने उसको बेचा, उस पर्सन ने उस प्लॉट के ऊपर कुछ ना बना के एग्रीकल्चर करनी स्टार्ट कर दी, तो यानी उसके ऊपर बाद में कल्टीवेशन हो सकती है, बट फिलहाल 5 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है, कल्टीवेशन नहीं हुई है, तो वो क्या कहलाएगी? कल्चरेबल वेस्ट लैंड। क्या कहलाएगी? कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ठीक है। फिर होती है करंट फैलो। फिर क्या होती है? करंट फैलो। दिस इज द लैंड विच इज लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। मतलब जिस लैंड को 1 या 1 से कम साल एग्रीकल्चरल ईयर के लिए जो है अभी, मतलब 1 साल या उससे कम ही टाइम हुआ है और अभी तक उसके ऊपर कोई कल्टीवेशन नहीं हुई है, तो आप उसको क्या बोलोगे? करंट फैलो। क्या बोलोगे? करंट फैलो। फैलोइंग इज अ कल्चरल प्रैक्टिस अडॉप्टेड फॉर गिविंग द लैंड रेस्ट, द लैंड रिकॉप्स द लॉस फर्टिलिटी थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस। मतलब क्या होता है इसमें ना, हम उसको इसीलिए ये टाइम दे देते हैं भाई, ताकि उसका जो उसने जो भी, आप समझ रहे हो, वो लिया है, मतलब उसकी जो फर्टिलिटी जो पावर है जो लूज हो गई थी, वो उसको क्या कर सके? रीगेन कर सके नेचुरल प्रोसेस के थ्रू। क्लियर? तो आप लोगों ने क्या पढ़ा? एक तो वो लैंड है जो 5 साल से ज्यादा हो गया है, उसके ऊपर कल्टीवेशन नहीं हुई है, और एक वो लैंड है अभी 1 साल या उससे कम का टाइम हुआ है, उसके ऊपर कल्टीवेशन नहीं हुई है। तो फिर एक टाइम ऐसा भी तो होगा जो 1 और 5 साल के बीच की लैंड होगी, मतलब 1 साल से ज्यादा हो गया होगा और 5 साल से कम टाइम हुआ होगा और उसके ऊपर अभी तक कल्टीवेशन नहीं हुई होगी, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको देखते हैं क्या बोलते हैं। उसको बोलते हैं फैलो अदर देन करंट फैलो, सॉरी अदर देन करंट फैलो लैंड, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? फैलो नहीं आएगा यहाँ पे, अदर देन करंट फैलो लैंड, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ लैंड कल्टिवेबल होती है, मतलब आप इस पे कल्टिवेशन कर सकते हो, विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन अ ईयर बट लेस देन 5 ईयर। मतलब 1 साल से ज्यादा, 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम, ठीक है, 1 से ज्यादा और 5 साल से कम, ठीक है। तो ऐसी जो लैंड होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? अदर देन करंट फैलो कहलाएगी, ठीक है, क्लियर। लेकिन हो सकती है इस पे भी कल्टीवेशन हो सकती है। इफ द लैंड इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर इट वुड बी कैटेगराइज्ड एज कल्चरेबल वेस्टलैंड। हाँ, और जैसे ही 5 साल पूरे हो जाएंगे तब वो लैंड इसके अंदर नहीं आएगी, फिर वो किस में चली जाएगी? कल्चरेबल वेस्टलैंड में चली जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया लैंड। अब जो बचती खुची जमीन होती है उसके ऊपर हम क्रॉप्स करते हैं, ठीक है। तो नेट सोन एरिया क्या होता है? द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया वो होती है जिस लैंड के ऊपर एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, क्या होता है नेट सोन एरिया? नेट सोन एरिया क्या होता है? बेसिकली वो एरिया, वो लैंड, ठीक है, द लैंड विच इज the land which is cultivated at least once in a year, जिसको कम से कम एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, साल में एक बार तो, वंस इन अ ईयर, साल में एक बार तो उसके ऊपर कल्टीवेशन की गई है, तो उसको आप क्या बोलोगे? नेट सोन एरिया। क्या बोलोगे? नेट सोन एरिया, जिस पर साल में कम से कम एक बार तो की गई है। इसके अलावा एक आपका ग्रोस क्रॉप्ड एरिया भी होता है जिसमें साल में 1 से ज्यादा बार की कल्टीवेशन की जाएगी, ठीक है, वो आपका ग्रोस क्रॉप्ड एरिया होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नहीं, उसी में पहले देख लेते हैं कुछ रह तो नहीं गया। हाँ, द नेट सोन एरिया, ये मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ लिया कि हमारे पास लैंड कौन कौन सी फॉर्म में होती है, किस किस तरीके से हम यूज करते हैं। फॉरेस्ट की फॉर्म में यूज करते हैं,
ठीक है। फॉरेस्ट के अलावा आपकी बैरन लैंड होती है जिसपे हो ही नहीं सकती है, फिर आपकी नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस होते हैं, फिर आपकी मिसलेनियस क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, फिर आपकी जो होती है वो कल्चरेबल वेस्टलैंड होती है, करंट फैलो होती है, अदर देन करंट फैलो होती है, और फिर बाकी जो बची खुची जमीन होती है उसके ऊपर कल्टिवेशन होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा, लैंड यूज इन अ रीजन। अब हम बात करेंगे कि लैंड यूज में चेंजेस कैसे आया हमारे इंडिया में। तो कह रहे लैंड यूज इन अ रीजन टू अ लार्ज extent is influenced by the nature of economic activities carried out in that region. However, while economic activities change over time, land like many other natural resources is fixed in terms of its area. At this stage, one needs to appreciate three types of changes that an economy undergoes which affect land uses. मतलब सिंपल सी बात है, जैसे जैसे आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में चेंजेस आएंगे वैसे वैसे आपके लैंड यूज में भी चेंजेस आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझो, मान लो पहले हमारे इंडिया में एग्रीकल्चरल जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज्यादा थी, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा थी, अप्रोक्सीमेटली 75% थी, ठीक है। अभी 68%, अभी हमारी जो है एग्रीकल्चरल के ऊपर जो रूरल पॉपुलेशन है वो 68% के आसपास है, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे जैसे सेकेंडरी सेक्टर हमारा इंप्रूव हुआ या टर्शरी सेक्टर इंप्रूव हुआ, तो लैंड जो था एग्रीकल्चर लैंड तो उतनी रही ना। अब ये था कि जिस लैंड पे एग्रीकल्चर पहले ज्यादा हो रही थी, हो सकता है उसमें से उस कुछ लैंड पे इंडस्ट्रीज बना दी, या उसमें से कुछ लैंड जो है टर्शरी पर्पस से यूज हो रही है, तो वो जो लैंड यूज है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो तीन तरीके की इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट आते हैं। कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे द साइज ऑफ द इकोनॉमी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, जो आपका जीडीपी होता है, ठीक है, एज ए grows over time as a result of increasing population, change in income levels, available technology and associated factor. As a result, the pressure on land will increase with time and marginal lands would come under use. पता है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जैसे 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 पॉपुलेशन बढ़ेगी, आप एक बात बताओ, मतलब जैसे भी साइज का इकोनॉमी की, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा, इकोनॉमी का साइज मेजर होता है जीडीपी से, बताया था ना आपको, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, आपको मैंने आपको लास्ट चैप्टर में क्लियर किया था जीडीपी क्या होता है, जो आपको किसी भी कंट्री की इकोनॉमी साइज के बारे में बताती है। तो कह रहा है जैसे जैसे किसी भी कंट्री की जो जीडीपी है वो इंक्रीज होएगी, ठीक है, उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, इनकम लेवल में चेंज आएगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा, तो वैसे वैसे क्या होगा, लैंड के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन तो वहीं की लैंड पे हो रहा है ना, चाहे वो प्रोडक्शन एग्रीकल्चरल टर्म्स में हो रहा हो, चाहे वो प्रोडक्शन आपका इंडस्ट्रियल टर्म्स में हो रहा हो, या किसी भी टर्म्स में हो रहा हो, तो लैंड के ऊपर क्या होगा, प्रेशर जो होता होगा वो बढ़ता जाएगा, एंड मार्जिनल लैंड्स वुड कम अंडर यूज, ठीक है। और उसके बाद जो बची कुची जमीन होगी, जो थोड़ी बहुत भी बची कुची जमीन होगी, वो भी क्या हो जाएगी, यूज के अंडर आ जाएगी, ठीक है। तो पहला तो रिजल्ट ये आता है। दूसरा क्या आता है, the composition of the economy would undergo a change over time. In other words, the secondary and tertiary sectors usually grow much faster than the primary sector, specifically the agricultural sector, ठीक है। This type of change is common in developing countries like India. The process would result in the gradual shift of land from agricultural uses to non-agricultural uses. Very good, बहुत अच्छा पॉइंट है ये कहता है, पहला तो क्या, अगर साइज बढ़ेगा इकोनॉमी का तो लैंड के ऊपर प्रेशर आएगा, पहला तो ये आता है। दूसरा कहता है कि अगर इकोनॉमी जो है हमारी 3 सेक्टर से बनती है, हम लोगों ने पढ़ा है ये बात कि हमारी जो इकोनॉमी होती है वो मेजर 3 सेक्टर से बनती है। कौन से 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो कह रहा है जब इन सेक्टर में चेंजेस आते हैं, जैसे पहले लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थे, लेकिन एग्रीकल्चर से जब लोग जो होते हैं शिफ्ट कर जाते हैं सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर पर, तो एग्रीकल्चरल यूजेस जो लैंड था उसके ऊपर से प्रेशर कम होके, और वो प्रेशर किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, नॉन एग्रीकल्चरल के ऊपर, जिसमें आपकी यानी आपका जो लैंड जो होगी एग्रीकल्चरल यूजेस से किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी, नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में। कह रहा है यू वुड ऑब्जर्व दैट सच चेंजेस आर शार्प अराउंड लार्ज अर्बन एरियाज, द एग्रीकल्चरल लैंड इज बीइंग यूज्ड फॉर बिल्डिंग पर्पसेस। कह रहा है इस तरीके का चेंज ना आप लोगों ने अर्बन एरियाज में ऑब्जर्व किया होगा, क्योंकि अर्बन एरियाज में ज्यादातर लोग बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, रहने के लिए इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप की जाती है अर्बन एरियाज के जो आउटर एरियाज होते हैं वहां पर। क्लियर। तो दूसरा चेंज क्या आता है, अगर इकोनॉमी की कॉम्पोजिशन में चेंज आता है तब भी लैंड यूज में चेंज आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Thirdly, though the contribution of the agricultural activities reduces over time, the pressure on land for agricultural activities does not decline. The reason for continued pressure on the agricultural land are, in developing countries, the share of population dependent on agriculture usually declines much more slowly compared to the decline of the sectors,
share in GDP. The number of people that the agricultural sector has to feed is increasing day by day. देखो मेरी बात सुनो, एग्रीकल्चर ना एक ऐसा काम है जो कोई भी कर सकता है, यू नो, इसके लिए ज्यादा आपको एक्सपर्टीज की नीड नहीं पड़ती है, ठीक है, मतलब आप कर सकते हो एज अ एग्रीकल्चर लेबरर, आप काम कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास अपनी फार्म नहीं, मतलब अपना आप लैंडलेस लेबरर हो, तो आप किसी भी की उस पर भी जाके एग्रीकल्चरल काम कर सकते हो, ठीक है। ऑल्दो इंडस्ट्रीज वगैरह इन सब के लिए आपको कोई स्किल सीखनी पड़ती है। तो अब आप सुनो, कह रहा है कि बेशक एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के ऊपर प्रेशर कम होता है, लेकिन जो लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है ना, उनको वो नहीं कम होगा। कैसे नहीं कम होगा? क्यों? क्योंकि जैसे अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज देखोगे, जो ज्यादातर एग्रीकल्चरल कंट्रीज हैं आपकी, मतलब एग्रीकल्चर जिनके अंदर मेन होता है, ठीक है, वहां पे आप देखोगे जो पॉपुलेशन होती है वो एग्रीकल्चर के ऊपर जो होती है वो डिपेंडेंट होती है, ठीक है। वो धीरे धीरे पॉपुलेशन शिफ्ट हो रही है, कहां शिफ्ट हो रही है? सेकेंडरी या टर्शियरी सेक्टर की तरफ। लेकिन आप क्या देखोगे, उस सेक्टर का जो जीडीपी में शेयर है ना, वो उतना डिक्लाइन नहीं होगा जीडीपी में, मतलब वो जो सेक्टर रहेगा प्राइमरी सेक्टर का वो लगभग उतना ही रहेगा, चाहे नंबर ऑफ पीपल कम हो जाएंगे, लेकिन जो शेयर रहेगा जीडीपी में वो उतना कम नहीं होता। दूसरा आप क्या देखोगे कि द नंबर ऑफ द पीपल दैट एग्रीकल्चरल सेक्टर हैज टू फीड इज इंक्रीजिंग। आप कुछ भी मिला लो, देख लो, एग्रीकल्चरल सेक्टर में आपको हमेशा नंबर ऑफ पीपल ज्यादा देखने को मिलेंगे, इंक्रीमेंट, एज कंपेयर टू इंडस्ट्रियल या टर्शरी सेक्टर में। टर्शरी में तो आप नोटिस ही करोगे कि जो क्वार्टनरी होती है वहां पे तो हाईली स्किल्ड की नीड होती है, तो आपको वहां तो बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को भी नहीं मिलेगा। तो ज्यादातर आपको इंक्रीमेंट जो देखने को मिलेगा वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में देखने को मिलेगा। क्लियर? ठीक है, जैसे अब ये बता रहा है, जरा एक बार इसको देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे जो अभी हम लोगों ने लैंड यूजेस की बात करी, तो ये बात कर रहा है 1950-51 से लेकर 2014-15 तक का अगर मैं देखूंगी, तो आप क्या देखोगे, 1950-51 में हमारा जो फॉरेस्ट कवर एरिया था वो 17% था, लेकिन अभी ये कितना हो गया है? 23.3% हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप नेट सोन एरिया देखोगे, ठीक है, नेट सोन एरिया देखोगे तो 1950-51 में 41.7% था, अब ये कितना हो गया? 45.5 हुआ है। क्लियर? तो आप ये चेंजेस देख रहे हो, इसको आप एक बार देख लेना, क्लियर, कंपेयर कर लेना। आगे बढ़ते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। देखो अभी हम लोगों ने बात करी थी ना, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स कौन सी होती है? जो लैंड ग्रेजिंग के लिए अवेलेबल होती है और जो विलेज पंचायत के पास होती है उसको क्या बोलते हैं? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। लैंड अकॉर्डिंग टू इट्स ओनरशिप कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 हेड्स। देखो मेनली जो लैंड होती है वो ओनरशिप के हिसाब से, भाई किसके पास किसकी लैंड है उसके हिसाब से 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक होती है प्राइवेट लैंड और एक होती है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। while the former is owned by the state meant for the use of the community। कह रहा है कि जो पहले वाली जो है उसमें क्या होता है? इंडिविजुअल्स होते हैं, इंडिविजुअल्स के पास वो होती है। मतलब अगर आप क्या देख पाओगे कि जो पहली वाली जो लैंड होती है वो तो पर्टिकुलर किसी पर्सन की होती है या ग्रुप ऑफ पर्सन की होती है, तो दूसरी आप क्या देखोगे? दूसरी पूरी कम्युनिटी की होती है। दूसरी किसकी होती है? पूरी कम्युनिटी की होती है। CPR प्रोवाइड fodder for the CPR मतलब common property resource provide fodder for the livestock and fuel for the households along with the minor forest products like fruits, nuts, fiber, medicinal plants etc. In rural areas such land is of। इसको आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से सुनना, ये पता है क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज होते हैं ना, ठीक है, जो आपकी लैंड जो आपकी उसके अंदर आती है, पेस्च्योर्स के अंदर आती है या ग्रेजिंग के अंडर आती है, तो वो क्या करती है? प्रोवाइड कराती है किसको? एक तो जो आपके कैटल्स वगैरह होते हैं उनको खाना प्रोवाइड कराती है, प्लस जो वहां के हाउस होल्ड्स होते हैं उनको फ्यूल भी प्रोवाइड कराती है। क्लियर? और थोड़े थोड़े वहां पे जो होते हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि उस लैंड पे फॉरेस्ट होंगे तो उन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का यूज भी होगा। क्लियर? तो कह रहा है ठीक है, ये तो इन रूरल एरिया सच लैंड इज ऑफ पर्टिकुलर रेलिवेंस फॉर द लाइवलीहुड ऑफ द लैंडलेस एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो आप क्या देखोगे? ये जो फिर जो यूज होता है, इन यूजेस से इनकम होती है। किसको इनकम होती है? उन लोगों को इनकम होती है जो रूरल एरियाज के लैंडलेस लेबरर होते हैं, जिनके पास अपनी लैंड नहीं है। वो क्या करते हैं? फॉरेस्ट प्रोडक्ट को लेते हैं और फिर उसको बेच देते हैं। क्लियर? ठीक है। और जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं या जो वीकर सेक्शंस होते हैं, ठीक है, वो अपना इनकम जो होता है वो जिनकी इनकम उनके कैटल्स के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब जैसे कैटल का दूध बेच दिया इस तरीके से। क्लियर? तो इनकी जो इनकम के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है। क्लियर? उसके बाद
common property resource also are important for women as most of the food and fuel collection is done by them in rural areas. सबसे बड़ी बात है women's के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होती है क्या, कम्युनिटी प्रॉपर्टी रिसोर्स. क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? रीजन भी क्योंकि ज्यादातर ये कलेक्शन का काम करती कौन है? वुमेन्स करती हैं. ठीक है, तो उनको बहुत लंबा टाइम जो होता है वो फ्यूल, आपने देखा होगा ना कि गांव में लोग लकड़ी काटने के लिए जाते हैं, तो ये बहुत लंबा जो काम होता है, टाइम जो होता है वो अपना इसी काम में स्पेंड करते हैं. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे इंडिया में एग्रीकल्चरल लैंड यूज की, कि जो एग्रीकल्चर जिस लैंड के ऊपर होती है उसका क्या क्या उसके एनालिसिस है या क्या है. तो एग्रीकल्चर इज प्योरली लैंड बेस्ड एक्टिविटी अनलाइक सेकेंडरी एंड टर्शरी. इन अदर वर्ड्स contribution of land in agriculture and output is more compared to its contribution in the outputs in the other sectors. Thus, lack of access to land is directly correlate with incidence of poverty in rural areas. अब ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनना. ये पॉइंट पता क्या कह रहा है कि एग्रीकल्चर ना एक ऐसा वो है जो ना प्योरली लैंड बेस्ड है. जैसे इंडस्ट्रीज में तो क्या होता है कि आपने इंडस्ट्रीज लैंड के ऊपर बना दी, लेकिन प्रेशर सारा लैंड पे नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर प्रेशर होता है, टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रेशर होता है, वहां पे कितनी वर्क फोर्स काम कर रही है उसके ऊपर भी प्रेशर होता है. लेकिन लैंड एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देखोगे तो सारा प्रेशर अल्टीमेटली किसको झेलना पड़ता है? लैंड को झेलना पड़ता है. ठीक है, तो आप क्या नोटिस करोगे कि जो आपका वो है क्या कहते हैं, जो इसका आउटपुट होता है एग्रीकल्चरल, जो आपका लैंड का जो आउटपुट होता है, ठीक है, वो in other words contribution of land in agricultural output is more compared into its contribution. हाँ, कि यानी यहाँ पे लैंड को ज्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर. अगर आप सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर को देखोगे तो उसके कंपेटिवली अगर आप लैंड का यूज देखोगे तो वो उतना ज्यादा नहीं है, वहां पे लैंड को ज्यादा प्रेशर नहीं झेलना पड़ता. क्लियर हो रही है बात? Thus, lack of access to land directly correlated with incidence of poverty in rural areas. अब ये कह रहा है कि जो आपके वो होते हैं क्या कहते हैं रूरल एरियाज होते हैं, वहां पे पॉवर्टी का मेन इम्पैक्ट जो होता है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है. क्यों? क्योंकि अगर लैंड है तो ही आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, तो ही आपकी इनकम अच्छी होगी. बट और अगर वो भी अगर आपका लैंड का साइज अच्छा है, और अगर लैंड का साइज छोटा है या लैंड है ही नहीं, तो आप क्या हो जाओगे? आप पॉवर्टी के ज्यादा प्रोन हो जाओगे. क्लियर? अब अगर आप सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में देखोगे वहां ऐसा नहीं है. टर्शरी सेक्टर में सारा प्रेशर लैंड पे नहीं है. ठीक है, तो आपको पता है कि आप इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हो, मान लो आप इस इंडस्ट्री में इस काम से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप कहीं चेंज कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है. लेकिन एक बात बताओ, जो विलेज एरिया होता है वहां पे क्या लोगों के पास ऑप्शन है? जिनके पास लैंड है उनको लैंड पे ही काम करना है, प्लस जिनके पास लैंड नहीं है उनको क्या करना पड़ेगा? उनको बाकी की दूसरों की लैंड पे काम करना पड़ेगा. तो वहां पे पॉवर्टी का मेन रीजन लैंड ही होती है. ठीक है, लैक ऑफ लैंड. क्लियर? लेकिन अर्बन एरियाज की अगर आप ये टर्शियरी सेकेंडरी एरियाज की देखोगे तो वहां पे ऐसा नहीं है. क्वालिटी ऑफ लैंड हैज ऑल्सो अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर. सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करें तो वहां पे लैंड होना ही सिर्फ मैटर नहीं करता, उसकी क्वालिटी भी मैटर करती है. कैसे क्वालिटी मैटर करती है? कैसे अगर मैं देखूं क्वालिटी मैटर करती है कि आप नोटिस करोगे कि जो अगर प्रोडक्शन तभी अच्छा हो पाएगा जब आपका लैंड जो कि वो ज्यादा से ज्यादा फर्टाइल होगी. ठीक है, अगर लैंड फर्टाइल नहीं होगी और आपको ज्यादा से ज्यादा आर्टिफिशियल अगर आपको वो यूज करने पड़ेंगे तो फिर भी लैंड आपकी डिग्रेड होती जाएगी. तो यहाँ पे क्वालिटी का भी बहुत इंपैक्ट होता है, जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में ऐसा नहीं है. ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ऐसा नहीं है. आपको अगर लैंड अगर किसी भी इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो उससे लैंड कैसे उसको आपको इंपैक्ट नहीं पड़ता, वो फर्टाइल है नॉन फर्टाइल है उससे आपको फर्क नहीं पड़ता. इन रूरल एरियाज असाइड फ्रॉम इट्स वैल्यू एज अ प्रोडक्टिव फैक्टर, land ownership has a social value and serves as a security for credit, natural hazards or life contingencies and also adds to the social status. सबसे बड़ी बात है रूरल एरियाज में ना लैंड होना एक सोशल स्टेटस भी है. तो मतलब क्या होता है कि आप समझो, जिनके पास ज्यादा लैंड होती है वो वहां के डोमिनेटेड लोग होते हैं, और जिनके पास लैंड नहीं होती है, कम होती है, लैंडलेस होते हैं, वो आपने देखा होगा कि फिर उनको सोसाइटी से भी क्या कर दिया जाता है? एक्सक्लूड कर दिया जाता है, क्योंकि पॉवर्टी लाइन के वो आ जाते हैं, वो प्रोन टू हो जाते हैं और फिर वो क्या होते हैं? सोसाइटी से एक्सक्लूड हो जाते हैं. तो लैंड जो होती है ना, अगर आप इंडिया में लैंड की वैल्यू देखोगे, इंडिया जैसे इकोनॉमी में जहां पे 68.8% जो पॉपुलेशन है वो रूरल पॉपुलेशन है, तो वहां पे अगर आप देखोगे रूरल पॉपुलेशन में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन प्राइमरी एंड बेसिकली इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. तो
आप क्या देखोगे कि लैंड बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपकी पॉवर्टी को या किसी भी सिनारी आपके सोशल स्टेटस को चेंज करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें, an estimation of total stock of agricultural land resources can be arrived at by adding up net sown areas, all fallow lands and cultivable lands। ठीक है, कह रहा है कि ना टोटल कल्टिवेबल एरिया जो होता है उसमें कौन कौन से आता है, देखो इसको ऐसे समझना, तो आपका टोटल कल्टिवेबल एरिया, देखो कल्टिवेबल एरिया का मतलब है जिसपे एग्रीकल्चर की जा सकती है। एक तो वो लैंड जिसपे एग्रीकल्चर हो रही है, तो इसमें एक तो आपका नेट सोन एरिया आता है, ठीक है, एक तो आपका ये आता है, दूसरा वो क्या कह रहा है, दूसरा क्या आ रहा है नेट सोन एरिया ऑल फेलो लैंड्स। ऑल फेलो लैंड्स मतलब करंट फेलो हो गई, अदर देन करंट फेलो हो गई, या ठीक है वो बोली ऑल फेलो लैंड्स। ठीक है, ये आएगा क्योंकि इन पे बेशक अभी कल्टीवेशन हो नहीं रही है लेकिन हो सकती है, मैंने आपको बताया था ना हो सकती है, वो बात ठीक है कि अभी नहीं हो रही। और तीसरा कौन सा बता रहा है, कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड भी तो वही है जिसपे अभी के लिए नहीं हो रही है, 5 साल से ज्यादा हो गया है, ठीक है, लेकिन फिर हो सकती है। ये आप ध्यान रखना, ये फॉर्मूला आपको काफी काम आएगा और आपसे पूछ सकता है कि नेट कल्टिवेबल जो लैंड होती है उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद देयर हैज बीन अ मार्जिनल डिक्लाइन इन द अवेलेबल टोटल स्टॉक ऑफ कल्टिवेबल लैंड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रिपोर्टिंग एरिया। देयर हैज बीन अ ग्रेटर डिक्लाइन ऑफ कल्टिवेटेड लैंड इन स्पाइट ऑफ अ कॉरस्पॉन्डिंग डिक्लाइन ऑफ कल्टिवेबल वेस्टलैंड। ये कह रहा है कि जो कल्टिवेटेड लैंड है ना वो लगातार कम होती जा रही है, मतलब पहले ज्यादा लैंड पे कल्टिवेशन होती थी लेकिन अब लैंड पे कल्टिवेशन कम हो रही है। इसका मतलब वो जो लैंड है, लैंड तो कम नहीं होगी है, ये बात है कि उस लैंड वो लैंड जो थी हो सकता है एग्रीकल्चरल यूज के अलावा अब उसका नॉन एग्रीकल्चरल यूज बढ़ गया है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल लैंड यूज इन इंडिया। तो ये निकाला कैसे जाता है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। अब क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है, एक तो होता है आपका यस क्रॉपिंग इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो एक तो होता है आपका जीसीए और एक होता है आपका एनसीए। ठीक है, तो ये आपका क्या है, जीसीए मतलब ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। एनसीए मतलब नेट सोन एरिया और इनटू में 100% में होता है। फॉर्मूला आप याद रखना, तो आपसे पेपर में फॉर्मूले से रिलेटेड नहीं पूछा जाएगा कि कुछ निकालना, क्लियर, लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इंडिया में क्रॉपिंग सीजन्स की। ठीक है, अब हम किसकी बात करने वाले हैं, इंडिया में क्रॉपिंग सीजन्स की। तो मेनली हमारे इंडिया में यह सब आपने पढ़ा हुआ है कि 3 क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं, खारिफ, रबी और जायद। ठीक है, खारिफ की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली कब आता है, जब साउथ वेस्ट मानसून आता है। साउथ वेस्ट मानसून आपको पता है ना, हम लोगों ने पढ़ा होगा आप लोगों ने, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये वाला जब मानसून आता है आपका साउथ वेस्ट मानसून जो आता है, ठीक है, और ये कब आता है आपका आता है आप मई से लगा लो जुलाई, वैसे तो सितंबर तक रहता है बट आप जुलाई लगा लो। ठीक है, अंडर विच द कल्टिवेशन ऑफ ट्रॉपिकल क्रॉप सच एज राइस, कॉटन, जूट, ज्वार, बाजरा एंड टर इज पॉसिबल। ये आपको ध्यान में रखना है भाई। देखो ये सीधा आपको रट्टा मारना है कि खरीफ सीजन आपका कब स्टार्ट होता है, तो जब आपका साउथ वेस्ट मानसून आता है, मतलब हमारे यहाँ पे जब मानसून सीजन स्टार्ट होता है जिसे साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं, क्लियर, तो ये स्टार्ट होता है ट्रॉपिकल एरिया, इसमें ट्रॉपिकल क्रॉप्स ग्रो होती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। राबी सीजन जो होता है वो विंटर सीजन भी बोलते हैं, ये अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट होता है, मार्च अप्रैल में खत्म होता है। इसमें आपको टेम्परेचर कम चाहिए होता है, ठीक है, और इसमें आपकी टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स ग्रो होती है जैसे वीट, ग्राम एंड मस्टर्ड। जायद जो होता है ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, समर क्रॉपिंग सीजन आफ्टर द बिगनिंग ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ राबी क्रॉप्स। ठीक है, इसमें वाटरमेलन्स, कुकुम्बर्स, वेजिटेबल, फूडर क्रॉप्स आपकी इस सीजन में की जाती है। ठीक है, और ये आपको वैसे ही आपको ये याद रखना है, आपने बचपन में भी बहुत बार पढ़ा होगा, इनफैक्ट साइंस में भी पढ़ा होगा 7th 8th में। ठीक है, however this type of distinction in the cropping season do not exist in southern parts of the country। ये मेनली आपको नॉर्दर्न इंडिया में देखने को मिलेगा, सदर्न इंडिया में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सदर्न इंडिया की अगर मैं बात करूं तो हमारे सदर्न इंडिया में क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी होती नहीं है। आप सदर्न इंडिया ज्यादातर देखोगे तो कैसा है, वहां पे आपको मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में। गोवा ले लो, केरला ले लो, कर्नाटका ले लो, इधर से आप तमिलनाडु ले लो, ठीक है, आंध्र प्रदेश ले लो। क्यों, क्योंकि आपको पता है सी कोस्ट के पास एरियाज है वो वहां पे। ठीक है, हियर द टेम्परेचर इज हाई इनफ टू ग्रो ट्रॉपिकल क्रॉप्स ड्यूरिंग एनी पीरियड ऑफ द ईयर प्रोवाइडेड द सॉइल मॉइस्चर इज अवेलेबल। देयरफॉर इन दिस रीजन सेम क्रॉप्स कैन बी ग्रोन थ्राइस इन एग्रीकल्चर प्रोवाइडेड
देयर इज अ सफिशिएंट सॉइल मॉइस्चर, मतलब वो ये कह रहा है क्योंकि यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो हाई रहता है इनफ टू ग्रो ट्रॉपिकल क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि साउथ इंडिया में गर्मी जब मतलब हमें ऑलमोस्ट वहां पे गर्मी जैसा ही रहता है, ठंड तो वहां पे ना के बराबर होती है, तो टेम्परेचर आप पे वहां पे नॉर्मल ठीक रहता है, कम कम होता है, हाई नॉर्मल ज्यादा रहता है, तो इसलिए वहां पे ट्रॉपिकल क्रॉप्स ग्रो होती है। तो एक ही क्रॉप को आप 3 बार भी क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्रॉपिंग सीजन को ही आपके उसमें दे रखा है, ये टेबल एक बार आप स्टडी कर लेना। जैसे खरीफ जो होता है वो जून टू सितंबर होता है, जो मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ मानसून आता है, राइस कॉटन बाजरा ये पढ़ लेना, आपसे पूछा जाता है जरूर, ठीक है। और सदर्न स्टेट्स में ये कहाँ पर, सदर्न स्टेट्स में इस टाइम पे क्या ग्रो हो रहा होता है, सेम ही मिलेगा, देखो आपको राइस, मेज, रागी, ग्राउंड है, सब मेन से मिलेगा। राबी देखोगे अक्टूबर टू मार्च है, ठीक है। व्हीट ग्राम और आपकी ये जो आपकी टेम्परेट और ये हो गई, और जायद में अगर आप देखोगे तो आपके वेजिटेबल, फ्रूट्स और फूडर जो आपके ये होते हैं सारे, क्लियर, ये आपको देखने को मिलेगा। समझ आ रही है बात, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, ये हमारा आज का चैप्टर था जिसमें हम लोगों ने जो है एक पार्ट खत्म करा है, जिसमें हम लोगों ने लैंड यूजेस के बारे में पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम लोग जो है इस चैप्टर को कवर कर देंगे और जितनी भी चीजें हैं उसको हम लोग प्रैक्टिस के थ्रू भी करेंगे, ठीक है। सो बाकी आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।